गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप क्लास 10 हिस्ट्री लेसन नंबर 3 मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड का छठवां और अंतिम भाग पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, आज की टॉपिक है युद्धोत्तर बंदोबस्त और ब्रेटन वुड्स संस्थान। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आप थोड़ा सा ऊपर के चित्र में देख लीजिए, जो कि आपको दिखाया गया है। ये चित्र कि सोवियत रूस में युद्ध से तबाह स्टालिनग्राद शहर का नज़ारा। इसको आप देख सकते हैं कि कितनी तबाही मची थी। तो दूसरा विश्व युद्ध पहले हुए युद्धों की तुलना में वास्तव में बिल्कुल अलग था। दूसरे विश्व युद्ध में आम नागरिक कहीं अधिक संख्या में मारे गए थे और कई महत्वपूर्ण शहर बुरी तरह तबाह हो चुके थे। बच्चों, माना जाता है कि दूसरे विश्व युद्ध में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से करीब 6 करोड़ लोग मारे गए थे, जो उस समय की जनसंख्या का 3% था, 3%। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद की स्थिति में सुधार मुख्य रूप से 2 बातों से प्रभावित हुए थे। पहली बात, पश्चिम में अमेरिका एक प्रबल आर्थिक, राजनैतिक और सामरिक शक्ति के रूप में उभरा, और दूसरा, सोवियत यूनियन का एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से विश्व शक्ति के रूप में परिवर्तन हुआ। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व के नेताओं की मीटिंग हुई, जिसमें युद्ध के बाद के संभावित सुधारों पर चर्चा की गई। उन्होंने 2 बातों पर ज़्यादा ध्यान दिया। पहली बात, औद्योगिक देशों में आर्थिक संतुलन को बरकरार रखना और पूर्ण रोजगार दिलवाना, और दूसरी बात, पूंजी, सामान और श्रमिकों के प्रवाह पर बाहरी दुनिया के प्रभाव को नियंत्रित करना। तो 2 महायुद्धों के बीच मिले आर्थिक अनुभवों से और शास्त्रियों और राजनीतिज्ञों ने 2 अहम सबक निकाले, 2 अहम महत्वपूर्ण परिणाम निकाले। पहला था कि बृहद उत्पादन पर आधारित किसी औद्योगिक समाज को व्यापक उपभोग के बिना कायम नहीं रखा जा सकता। यानी अधिक उत्पादन हो रहा है तो उपभोग भी अधिक होना चाहिए, तभी औद्योगिक समाज कायम रह सकता है। लेकिन व्यापक उपभोग को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक था कि आमदनी काफ़ी ज़्यादा और स्थिर हो, लोगों की आमदनी काफ़ी ज़्यादा और स्थिर हो। यदि रोजगार अस्थिर होंगे तो आय स्थिर नहीं हो सकती है, और स्थिर आय के लिए पूर्ण रोजगार भी जरूरी था। लेकिन बाजार पूर्ण रोजगार की गारंटी नहीं दे सकता। कीमत, उपज और रोजगार में आने वाले उतार चढ़ावों को नियंत्रित करने के लिए ऐसे में सरकार का दखल देना जरूरी था, और आर्थिक स्थिरता केवल सरकारी हस्तक्षेप के जरिए ही सुनिश्चित की जा सकती है। इस विषय वस्तु को बड़े ध्यान से समझिएगा बच्चों, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये पहला जो है कि सबक, जो विश्व के अर्थशास्त्री थे, जो राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने निकाला था। दूसरा सबक था कि बाहरी दुनिया के साथ आर्थिक संबंधों के बारे में। तो पूर्ण रोजगार का लक्ष्य केवल तभी हासिल किया जा सकता है जब सरकार के पास वस्तुओं, पूंजी और श्रम की आवाजाही को नियंत्रित करने की ताकत उपलब्ध हो। यानी वस्तुओं और पूंजी तथा श्रम
कहीं भी जो है कि ये लगाया जा सके, इसका निवेश किया जा सके और ये निवेश सरकार के नियंत्रण में हो। तो संक्षेप में युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यही था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए। और इसी उद्देश्य से जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी, जिसमें कि कुल 44 देशों ने हिस्सा लिया था। तो सदस्य देशों के विदेश व्यापार से लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई और युद्ध के बाद पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने वास्ते अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसको आप आम बोलचाल की भाषा में विश्व बैंक के नाम से जानते हैं, उसका गठन किया गया। और इसी वजह से विश्व बैंक और IMF को ब्रेटन वुड्स संस्थान या ब्रेटन वुड्स ट्विन यानी कि ब्रेटन वुड्स की जुड़वां संतान भी कहा जाता है। किसको? विश्व बैंक को और IMF को। और इसी आधार पर युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को अक्सर ब्रेटन वुड्स व्यवस्था भी कहा गया है। तो विश्व बैंक और IMF ने 1947 में औपचारिक रूप से काम करना शुरू किया और इन संस्थानों की निर्णय प्रक्रिया पर पश्चिमी औद्योगिक देशों का नियंत्रण रहता था। अमेरिका विश्व बैंक और IMF के किसी भी फैसले को वीटो कर सकता था। तो वीटो करने का मतलब क्या हुआ? वीटो एक प्रकार से निषेधाधिकार है, यानी निषेध करने का अधिकार है, रोकने का अधिकार है। और इस अधिकार के सहारे एक ही सदस्य की असहमति किसी भी प्रस्ताव को, चाहे सभी सदस्यों की उस पर सहमति हो, तब भी एक ही सदस्य की असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा व्यवस्था, जो मौद्रिक व्यवस्था थी, राष्ट्रीय मुद्राओं और मौद्रिक व्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली व्यवस्था थी, या आप कह सकते हैं है। तो ब्रेटन वुड्स व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधारित होती थी। तो निश्चित विनिमय दर का मतलब क्या हुआ? इस व्यवस्था में राष्ट्रीय मुद्राएं जैसे भारतीय मुद्रा, रुपया, डॉलर के साथ एक निश्चित विनिमय दर से बंधा हुआ था, यानी कि $1 के बदले में कितने रुपए देने होंगे, यह स्थिर रहता था, ये फिक्स रहता था। और डॉलर का मूल्य भी सोने से बंधा हुआ था। $1 की कीमत 35 औंस सोने के बराबर निर्धारित की गई थी। अब आप आइए प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्ष, इसको देखिए कि इसमें आपको क्या जानना है। तो ब्रेटन वुड्स व्यवस्था ने पश्चिमी औद्योगिक राष्ट्रों और जापान के लिए व्यापार तथा आय में वृद्धि के एक अप्रतिम युग का शुरुआत किया और 1950 से 1970 के बीच विश्व व्यापार की विकास दर सालाना 8% से भी ज़्यादा रही। इस दौरान वैश्विक आय में लगभग 5% की दर से वृद्धि भी होती रही थी। विकास दर भी कमोबेश स्थिर रही थी, उसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आए। इस दौरान ज़्यादातर समय अधिकांश औद्योगिक देशों में बेरोजगारी औसतन 5% से भी कम रही। इन देशों में तकनीक और उद्यम का विश्वव्यापी प्रसार भी हुआ। विकासशील देश विकसित औद्योगिक देशों के बराबर पहुंचने की जीतोड़ कोशिश भी करने लगे।
और इसीलिए उन्होंने आधुनिक तकनीक से चलने वाले संयंत्रों और उपकरणों के आयात पर बेहिसाब पूंजी का निवेश किया। अब देखिए कि किस तरह से इस संस्था से सबको लाभ हो रहा है। तो औपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता, इस टॉपिक में आप देखेंगे कि दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद भी दुनिया का एक बहुत बड़ा भाग यूरोपीय औपनिवेशिक शासन के अधीन था और अगले 2 दशकों में एशिया और अफ्रीका के ज़्यादातर उपनिवेश स्वतंत्र भी हो रहे थे, स्वाधीन हो रहे थे। लेकिन ये सभी देश गरीबी और संसाधनों की कमी से जूझ रहे थे, क्योंकि इनको नई नई आज़ादी प्राप्त हुई थी। उनकी अर्थव्यवस्थाएं और समाज लंबे समय तक चले औपनिवेशिक शासन के कारण अस्त व्यस्त हो चुके थे। तो स्वाभाविक है कि ये देश समस्याओं से जूझेंगे ही। और IMF और विश्व बैंक का गठन तो औद्योगिक देशों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया गया था। ये जो संस्थाएं थीं वो भूतपूर्व उपनिवेशों में गरीबी की समस्या और विकास की कमी से निपटने में दक्ष भी नहीं थीं। लेकिन जिस प्रकार यूरोप और जापान ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं का पुनर्गठन किया था, उसके कारण ये देश IMF और विश्व बैंक पर बहुत निर्भर भी नहीं थे। और इसी कारण से 50 के दशक के आखिरी वर्षों में आकर ब्रेटन वुड्स संस्थान विकासशील देशों पर भी पहले से ज़्यादा ध्यान देने लगे और दुनिया के अल्प विकसित भाग उपनिवेशों के रूप में पश्चिमी साम्राज्यों के अधीन रहे थे। और विडंबना इस बात की थी कि नव स्वाधीन राष्ट्रों के रूप में भी अपनी जनता को गरीबी और पिछड़ेपन की शर्त से बाहर निकालने के लिए उन्हें ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की मदद लेनी पड़ी जिन पर भूतपूर्व औपनिवेशिक शक्तियों का ही वर्चस्व था। यानी जिन्होंने इन देशों पर शासन किया था, उन्हीं देशों के वर्चस्व वाली संस्थाओं से इनको मदद भी लेना पड़ रहा था। किनको? नव स्वाधीनता प्राप्त देशों को। तो औपनिवेशीकरण के बहुत साल बीत जाने के बाद भी बहुत सारे नव स्वाधीन राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं पर भूतपूर्व औपनिवेशिक शक्तियों का ही नियंत्रण बना हुआ था। जो देश ब्रिटेन और फ्रांस के उपनिवेश रह चुके थे या जहां कभी उनका राजनीतिक प्रभुत्व रह चुका था, वहां के महत्वपूर्ण संसाधनों जैसे खनिज संपदा और ज़मीन पर अभी भी ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियों का ही नियंत्रण था और वे इस नियंत्रण को छोड़ने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं थे। जैसे कि आप दक्षिण अफ्रीका में देख सकते हैं कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने जो है कि 90 के दशक में आकर के अफ्रीका को आज़ाद किया था और वो भी बिल्कुल अलग परिस्थितियों में। दूसरी ओर ज़्यादातर विकासशील देशों को 50 और 60 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं की तेज प्रगति से कोई लाभ भी नहीं हुआ। तो इस समस्या को देखते हुए जो विकासशील देश थे, उन्होंने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर NIEO के लिए आवाज़ उठाई और G77 के रूप में संगठित हो गए। और NIEO से उनका आशय एक ऐसी व्यवस्था से था जिसमें उन्हें अपने संसाधनों पर सही मायनों में नियंत्रण मिल सके, जिसमें उन्हें विकास के लिए आर्थिक सहायता अधिक से अधिक मिल सके, कच्चे माल के सही दाम मिल सके और अपने तैयार मालों को विकसित देशों के बाज़ारों में बेचने के लिए बेहतर पहुंच भी मिल सके। तो बच्चों, आप देखेंगे कि आज के समय में जो ब्रेटन वुड्स है, इसका धीरे धीरे औचित्य ही समाप्त हो गया है, क्योंकि अब वैश्वीकरण की शुरुआत हो गई है
और ब्रेटन वुड्स संस्था अपने अस्तित्व को धीरे धीरे खो रहा है। तो सालों की स्थिर और तेज वृद्धि के बावजूद युद्धोत्तर दुनिया में सब कुछ सही नहीं चल रहा था। 60 के दशक से ही विदेशों में अपनी गतिविधियों की भारी लागत ने अमेरिका की वित्तीय और प्रतिस्पर्धी क्षमता को कमज़ोर कर दिया। अब आप उन कारणों की पड़ताल कर रहे हैं जिससे कि ब्रेटन वुड्स का महत्व आज के समय में धीरे धीरे समाप्त हो चुका है। तो अमेरिकी डॉलर अब दुनिया की प्रधान मुद्रा के रूप में पहले जितना सम्मानित और निर्विवाद भी नहीं रह गया। सोने की तुलना में डॉलर की कीमत गिरने लगी और अंततः स्थिर विनिमय दर की व्यवस्था विफल हो गई और प्रवाहमयी या अस्थिर विनिमय दर की व्यवस्था शुरू हो गई। तो ये स्थिर विनिमय दर क्या है और प्रवाहमयी विनिमय दर क्या है, इसको भी आप थोड़ा यहाँ पर समझ सकते हैं। तो विनिमय दर, इस व्यवस्था के जरिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा के लिए विभिन्न देशों की राष्ट्रीय मुद्राओं को एक दूसरे से जोड़ा जाता है। मोटे तौर पर विनिमय दर दो प्रकार की होती है, स्थिर विनिमय दर और परिवर्तनशील विनिमय दर। तो स्थिर विनिमय दर, जब विनिमय दर स्थिर होती है और उनमें आने वाले उतार चढ़ावों को नियंत्रित करने के लिए सरकारों को हस्तक्षेप करना पड़ता है, तो ऐसी विनिमय दर को स्थिर विनिमय दर कहा जाता है। लेकिन लचीली या परिवर्तनशील विनिमय दर में विनिमय दर विदेशी मुद्रा बाजार में विभिन्न मुद्राओं की मांग या आपूर्ति के आधार पर और सिद्धांततः सरकारों के हस्तक्षेप के बिना घटती रहती है या बढ़ती रहती है। तो आप देखेंगे कि 70 के दशक के मध्य से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में भी भारी बदलाव आ चुके थे। अब तक विकासशील देश कर्जे और विकास संबंधी सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की शरण ले सकते थे, लेकिन उन्हें पश्चिम के व्यावसायिक बैंकों और निजी ऋणदाताओं संस्थानों से कर्ज न लेने के लिए बाध्य किया जाने लगा। तो विकासशील विश्व में समय समय पर कर्ज संकट पैदा होने लगा, जिसके कारण आय में गिरावट आती थी और गरीबी बढ़ने लगती थी। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में यह समस्या सबसे ज़्यादा दिखाई दी और औद्योगिक विश्व भी बेरोजगारी की समस्या में फंसने लगा था। 70 के दशक के मध्य में बेरोजगारी वहाँ बढ़ने लगी थी। 90 के दशक के प्रारंभिक वर्षों तक वहाँ काफ़ी बेरोजगारी रही। 70 के दशक के आखिरी सालों से बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी एशिया के ऐसे देशों में उत्पादन केंद्रित करने लगी जहां की वेतन कम हो। जैसे कि हम थोड़ा चीन का भी उदाहरण देखते हैं कि चीन 1949 की क्रांति के बाद विश्व अर्थव्यवस्था से अलग थलग ही था, परंतु चीन में नई आर्थिक नीतियों और सोवियत खेमे के बिखराव तथा पूर्वी यूरोप में सोवियत शैली की व्यवस्था समाप्त हो जाने के पश्चात बहुत सारे देश दोबारा विश्व अर्थव्यवस्था का अंग बन गए। तो चीन जैसे देशों में वेतन तुलनात्मक रूप से कम थे। फलस्वरूप विश्व बाजारों पर अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने वहां जमकर निवेश करना शुरू कर दिया। आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि ज़्यादातर जो टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन और खिलौने चीन में बने हुए होते हैं या वहाँ के जैसे ही लगते हैं, यह चीनी अर्थव्यवस्था की अल्प लागत अर्थव्यवस्था और ख़ास तौर से वहाँ के कम वेतनों का नतीजा है। यानी चीनी सामान सस्ते में मिलते हैं, विश्व बाज़ार में भरे पड़े हैं, लोग उनको खरीद रहे हैं। तो उसकी वजह क्या है? उस पर लागत मूल्य कम आता है क्योंकि वहाँ के लोगों को कम वेतन मिलता है। तो उद्योगों को कम वेतन
वाले देशों में ले जाने से वैश्विक व्यापार और पूंजी प्रवाहों पर भी असर पड़ा। पिछले 2 दशक में भारत, चीन और ब्राज़ील आदि देशों की अर्थव्यवस्थाओं में आए भारी बदलावों के कारण दुनिया का आर्थिक भूगोल अब पूरी तरह से बदल चुका है। तो बच्चों, यह जो है कि आपकी टॉपिक का आखिरी, आपके इस चैप्टर का आखिरी जो भाग था। अब हम लोग कल की कक्षा में इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर के साथ मिलेंगे। तब तक आप इस पूरे अध्याय का नोट्स तैयार करेंगे, टॉपिक वाइज जो है एक एक करके लिखेंगे और उसको सबमिट करेंगे। सभी को धन्यवाद।